Okay. So we are starting with October-November 2024, paper 1, variant 2. Okay. First MCQ. Which economic question is least likely to arise as a result of scarcity? बेटा scarcity क्या होती है? इकोनॉमिक क्वेश्चन क्या होता है? इकोनॉमिक क्वेश्चन तीन है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है किस इकोनॉमिक एजेंट के लिए बनाना है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। और क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कौन सा इकोनॉमिक क्वेश्चन इज लीस्ट लाइकली टू अराइज एज रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी। फॉर हुम विल बी प्रोड्यूस, ये मोस्ट लाइकली है कि अराइज करेगा। हाउ विल बी प्रोड्यूस, ये भी होगा। व्हाट विल बी प्रोड्यूस, ये भी होगा। व्हेन विल बी प्रोड्यूस, कब बनाना है ये नहीं होता, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो वन का डी है। ठीक है। टू, बेटा ऐसा एमसीक्यू आएगा ना, आपने जो ऐसा एमसीक्यू है ना, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ऐसे एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ढूंढनी है। सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन मेकिंग एन इकोनॉमिक डिसीजन इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नो नीड टू रीड एबीसी। ओके, इसका तो आंसर डी एग्जैक्ट है, फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है। द डायग्राम शोज द डायग्राम शोज अ पीबीसी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस टू गुड्स एक्स एंड वाई। सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है, इसीलिए हमेशा दोनों गुड्स के एक्सिस पे क्वांटिटी आएगा। तो ये गुड बाय गुड एक्स की क्वांटिटी दी हुई है। विच पॉइंट शोज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट, वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। पहले एक बात याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन पॉइंट से आती है जो ऑन दी कर्व होते हैं। डी वाले से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ सकती। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप ए पर ऑपरेट करते हो, बी पर ऑपरेट करते हो, सी पर ऑपरेट करते हो, अगर आप ए पर ऑपरेट करते हो, बी पर ऑपरेट करते हो, सी पर ऑपरेट करते हो, तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक्स एक्स के, जब आप ज्यादा यूनिट्स बढ़ा रहे हो तो सबसे ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन से वाले कॉम्बिनेशन पर है? अगर आप ए वाले पे ऑपरेट करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी सी है। अगर आप बी वाले कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट करते हो तब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। अगर आप सी वाले पे ऑपरेट करते हो तो और ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सी वाले पे ऑपरेट करने पे, तो आंसर सी बनता है। फोर, अ पीरियड ऑफ बैड वेदर लीड्स टू अ फेलियर ऑफ द राइस क्रॉप। बेटा बैड वेदर की वजह से राइस क्रॉप की फेलियर हो गई है। फेलियर का मतलब है कि राइस क्रॉप की सप्लाई कम हुई है, डिमांड, सप्लाई कम हो गई है। बताओ भाई, जब सप्लाई कम होती है, हमने पढ़ा है सप्लाई कम होती है शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज होती है प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। कितने से कम होगी हमें पीईडी बताएगा। तो अब बताओ क्या हो रही है? अ शॉर्टेज ऑफ राइस एंड अ फॉल इन प्राइस, नो। अ शॉर्टेज ऑफ राइस एंड अ राइज इन प्राइस, यस। सरप्लस नहीं हो सकता, काट दो दोनों ऑप्शन, आंसर बी बनता है। ठीक है भाई, ओके। फाइव, द डायग्राम शोज अ चेंज इन डिमांड फॉर कॉफी। डिमांड कर्व ने D1 से D2 के ऊपर शिफ्ट मारा है। कौन सा शिफ्ट है? राइटवर्ड्स है। सर डिमांड फॉर कॉफी चेंज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व ने मारा है किधर शिफ्ट? डिमांड कर्व ने मारा है राइटवर्ड शिफ्ट। व्हाट वुड कॉज द डिमांड फॉर कॉफी टू चेंज फ्रॉम D1 टू D2? बेटा हमें वो रीजन ढूंढना है जिससे कॉफी की डिमांड बढ़े। अ गुड कॉफी हार्वेस्ट। बेटा अगर गुड कॉफी हार्वेस्ट होगा तो इससे डिमांड नहीं बढ़ेगी, इससे कॉफी की सप्लाई बढ़ेगी। ए गलत है, ए गलत है बेटा। अराइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ड्रिंक। तो मिसाल ले लेते हैं, कॉफी का सब्सटीट्यूट है फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कॉफी का सब्सटीट्यूट है टी। तो मिसाल है कि टी की प्राइस बढ़ रही है, तो भाई टी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो लोग सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट मारेंगे और उसका सब्सटीट्यूट क्या है? कॉफी। तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। आंसर आपका बी है। फाइव का आंसर बी है। ठीक है। फाइव का आंसर क्या है? फाइव का आंसर बी है। फाइव का आंसर क्या है भाई? फाइव का आंसर बी है। ठीक है। अच्छा, राइज इन वेज ऑफ कॉफी वर्कर्स। बेटा अगर कॉफी वर्कर्स की वेज बढ़ रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इससे सप्लाई कम हो जाएगी, इससे सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है ना? ओके। अच्छा, फिर लास्ट वाला इसलिए नहीं हो सकता, सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कंपेन फॉर टी। बेटा अगर टी की एडवर्टीजमेंट होगी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो इसका सब्स्टिट्यूट है कॉफी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना? और ये जो ग्राफ है ये कॉफी का है, और कॉफी का डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट मारा है। ठीक है दोस्त? दक्ष समझ आया कि डी क्यू नहीं है? डी वाला कह रहा है कि टी की एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो फाइव का आंसर बी है। सही है। फाइव का आंसर क्या है भाई? फाइव का आंसर बी है। ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, फाइव का आंसर बी है।
मार्किंग स्कीम अगर कोई बच्चा चेक कर रहा होगा तो मार्किंग स्कीम में इसका आंसर डी होगा। डी इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है, मार्किंग स्कीम में कोई मसला है। ओके। द टेबल शोज सप्लाई ऑफ अ फर्म एट डिफरेंट प्राइस। इफ द प्राइस चेंजेस फ्रॉम 12 to 14 व्हाट विल बी द चेंज इन सप्लाई। बेटा प्राइस 12 से 14 हुई है, तो सप्लाई 160 से कितनी हो गई है, 200 हो गई है। सर सप्लाई 160 से 200 हुई है, क्या हुई है भाई, 40 से बड़ी है ना। तो क्या हुई है, द सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट, नो। सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट, नो। सप्लाई विल एक्सटेंड बाय 40 यूनिट्स, यस। एंड देयर विल बी मूवमेंट अप ओनली अलोंग द सप्लाई का। बेटा सप्लाई एक्सटेंड हुई है 40 से, और प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है। प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है, करके भी देख लो, ये आपका नॉर्मल सप्लाई कर्व है, देख लो अब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होगी। सही है भाई, तो सी इसलिए आंसर है। डी नहीं हो सकता क्योंकि डी वाले में एक तो ये कह रहा है 200 यूनिट से सप्लाई बढ़ेगी, नहीं भाई। और सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, शिफ्ट नहीं होता प्राइस की वजह से, शिफ्ट होता है अदर फैक्टर की वजह से, इसलिए सिक्स का सी है। 7, विच चेंज वुड मूव द इक्विलिब्रियम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू जेड। बेटा सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो हम जेड पे चले जाएंगे, ऐसा ही है। सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, आंसर सी बनेगा, ठीक है ना। डिमांड D1 से D2 पे चला जाए और सप्लाई पीछे की तरफ चला जाए, सही कह रहा हूँ भाई, सही कह रहा हूँ भाई। बेटा ये पूछ रहा है एक्स से जेड पे कब जाएंगे, तो जब आपकी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो सप्लाई कम होनी चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है जावियर, ओके। बेटा कोई बच्चा कैलकुलेटर पिक कर लो जल्दी से जरा। When the price of shirt rises from 8 to 10, the demand for shirt from falls from 1000 to 500। बेटा ये what is the PED of shirts, बताओ भाई। ये ओल्ड प्राइस दी हुई है, ये न्यू प्राइस दी हुई है, ये ओल्ड क्वांटिटी दी हुई है, ये न्यू क्वांटिटी दी हुई है, सही कह रहा हूँ। बताओ भाई पीईडी का फॉर्मूला क्या है। सर पीईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है, मुझे बताओ भाई परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्त। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो क्वांटिटी का चेंज निकालना है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 500 माइनस 1000 अपॉन 1000 × 100। कोई बच्चा बताओ यार क्वांटिटी डिमांड का चेंज कितना आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड का चेंज कितना आ रहा है, कोई बच्चा बताएगा। और प्राइस का चेंज भी बताओ कोई बच्चा निकाल के। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू प्राइस है 10, ओल्ड है 8, तो 10 - 8 अपॉन 8 × 100। जल्दी से दोनों का बताओ। बेटा जो मैं पूछूं ना मुझे उसका जवाब चाहिए। आंसर का मुझे नहीं पता क्या है, मैं आंसर आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है। 50% है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, -50 है या 50 है ये भी बताना। -50 है, ठीक है, -50, ओके। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 25%, तो ये हो गया -50 अपॉन 25, आंसर आएगा -2। बेटा माइनस को हमेशा इग्नोर करना है। आंसर क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मीन्स डिमांड इज इलास्टिक, आंसर इज ए फॉर एप्पल, ठीक है। ओके, आंसर BCD नहीं है, 9 का ए है, सही है। 9, ओ 9 क्या बोल रहा हूँ, 8 का, सॉरी। 8 है 9 है, क्या है, 8 है 9 है, 20 है। ये 20 कहाँ से लेके आ गया, 20 क्या है भाई। 20% चेंज इन प्राइस है। यार देखो यार, तुम लोग कैलकुलेटर भी सही नहीं चला रहे यार, कसम से। कैलकुलेटर तो सही चला लो मेरे भाई। यार कोई एक बच्चा चेक करके बताओ, छोड़ो मैं ही खुद कैलकुलेट करूंगा, तुम लोगों से नहीं पूछूंगा। तुम लोग यार कैलकुलेटर सही नहीं चला सकते कसम से यार। ये कोई 20 बोलता है, कोई 25 बोलता है, कोई 50 बोलता है, क्या बोल रहा है, समझ से बाहर है मेरी। 25 होगा ये पता नहीं, 20 क्यों बोलता है भाई। सही आंसर बोला करो यार। अजीब, पूरा टेम्परामेंट तोड़ देता है यार ये। क्या बोलूं मैं इसको, सही आंसर बताया कर भाई, कैलकुलेटर चला, मोबाइल पे नहीं चलाओ, खुद का दिमाग नहीं लड़ाओ। अ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट इन एन एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी। गवर्नमेंट ने एक नया एयरपोर्ट बनाया है एक एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी पर। व्हाट वुड बी एन एक्सटर्नल कॉस्ट, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी पेयर करती है। तो यार कोई नेचुरल ब्यूटी वाले एरिया पे मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा तो क्या एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये मेरी प्राइवेट कॉस्ट है। द एम्प्लॉयमेंट लॉस बाय दोज अनेबल टू यूज द कंट्री साइड, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है।
जो लोग उस कंट्री साइड पे काम कर रहे थे उनका नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर लोकल बिजनेस, ये प्राइवेट बेनिफिट है। द वेज पेड टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये प्राइवेट कॉस्ट है। तो आपका आंसर बनता है 9 का बी, ठीक है। ओके चलो। 10, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सेंट्रल बैंक? बेटा सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो हेड ऑफ ऑल बैंक्स होती है, जिसका काम होता है नोट कॉइन इशू करना, जिसका काम होता है कमर्शियल बैंक को लोन देना, जिसका काम होता है इंटरेस्ट रेट सेट करना, जिसका एम होता है महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी। तभी मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल है। तो अटेम्प्ट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, यस। क्रेडिट कार्ड इशू करना कमर्शियल बैंक का काम है, प्रोड्यूसर को लोन देना कमर्शियल बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट खोलना भी कमर्शियल बैंक का काम है, ठीक है। हाउ वुड अ चेंज इन डिमांड फॉर लेबर अफेक्ट लेबर मार्केट इन एन ऑक्यूपेशन? बेटा डिमांड फॉर लेबर में अगर चेंज आता है तो इससे लेबर मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा? वेज पे इफेक्ट चेक करना है और क्वांटिटी सप्लाइड पे। तो अगर डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है, चेक करना पड़ेगा। डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो लेबर की शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो वेज रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। कहानी शुरू करा है एम्प्लॉयर ने, तो कहानी खत्म करेगा एम्प्लॉई। एज ए एम्प्लॉई मैं ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करूंगा, तो वेज बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर भी बढ़ जाएगी। तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी, वेज रेट भी इंक्रीज होगा, और क्वांटिटी सप्लाइड भी एक्सटेंड होगी। आंसर डी बनता है, ठीक है। मैंने चेक करा, क्या बता, इस बार तो मेरा तुक्का निकल आया, वरना मुझे डिमांड फॉर लेबर को कम करके भी चेक करना पड़ता। सही है। अच्छा जी, 12, 12 वाला बताएं। हाँ बाय डिफॉल्ट मैंने चेक ऐसे ही ट्राई मार लिया, वरना मैं कम करके भी चेक करता, शायद वो वाला होता। तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई। लेकिन कुछ होता है आपका फुल, आपको है ना अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि यार यही आंसर होगा। सही है, तो आप उसको फॉलो करो, वो फीलिंग सच्ची होती है। Personal experience. A fast food multinational bought a food ordering website. In order to allow the multinational customer to download menu make it, what term describe this merger? बेटा एक फास्ट फूड वाले ने फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट को खरीद लिया। फास्ट फूड फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने फास्ट फूड वेबसाइट को मर्ज कर लिया ना, तो ये फास्ट फूड बना के वेबसाइट वालों को देता होगा, तो वो अपने पास ऑर्डर लगाते होंगे ना। तो ये कौन सी इंटीग्रेशन हुई? हॉरिजॉन्टल? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं हुई। वरना एक फास्ट फूड वाला दूसरे फास्ट फूड को खरीदता, तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। बैकवर्ड नहीं है, वरना फास्ट फूड वाला रॉ मटेरियल वाले को खरीदता। कॉन्ग्लोमेरेट भी नहीं है, वरना फास्ट फूड वाला किसी आइसक्रीम वाले को क्या कहते हैं, फास्ट फूड वाला किसी टायर वाले को खरीद रहा होता। ये फॉरवर्ड वर्टिकल है, ठीक है। इंडस्ट्री सेम है दोनों की, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। एक खाना बना रहा है और एक खाना बेच रहा है, सही है। तो 12 का सी है। 13 वाले के लिए आपको एक चीज बता रहा हूँ, उसकी पिक्चर ले लीजिएगा। 13 वाला आपको कुछ ट्राई करना है तो करें। द डायग्राम शोज एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर अ फर्म इन द लॉन्ग रन, ठीक है। व्हाट वुड कॉज द शिफ्ट फ्रॉम ATC1 टू ATC2? पहले ये बता दो। डाउनवर्ड शिफ्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है। कम हो रही है, बढ़ रही है भाई? हाँ भाई, कम हो रही है। अच्छा, अब आप लोगों को आता है या मैं करवा दूं डायरेक्ट? डायरेक्ट करवाऊं या आता है? बोलो भाई, करवाऊं या आता है? एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर आपको पता हो तो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आपको क्या पढ़ा है? ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल। सर हमने क्या पढ़ा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बड़े पैमाने पे काम करने के फायदे, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं? बड़े पैमाने पे काम करने के नुकसान। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? बड़े पैमाने पे काम करने के नुकसान। तो बड़े पैमाने पे काम करने के नुकसान को कहते हैं राइज इन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? राइज इन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। तो भाई पहले आपको दो चीजों का मतलब क्लियर होना चाहिए। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना, डिस इकोनॉमीज का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। और ये इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा, ये नुकसान सिर्फ लार्ज फर्म को होता है, शॉर्ट फर्म्स, स्मॉल फर्म्स को नहीं होता। इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का फायदा नुकसान सिर्फ और सिर्फ लार्ज फर्म्स को होता है, स्मॉल फर्म्स को नहीं होता। ये बात याद रही सबको? ये जो स्मॉल फर्म्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नुकसान है, ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज फर्म्स को होता है, स्मॉल फर्म्स को नहीं होता। अब अगर मैं फर्दर आऊं ना, तो दो चीजें हैं। एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक होता है इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसी तरीके से
एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक होता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, पढ़ा है भाई? पढ़ा है भाई ये वाली चीज? फैक्टर्स पढ़े होंगे ना? ठीक है, टेक्निकल, मैनेजेरियल, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब पढ़ा होगा, सही है। अब आप याद रखना, इंटरनल इकोनॉमीज हो या डिस इकोनॉमीज हो, इंटरनल इकोनॉमीज हो या डिस इकोनॉमीज हो, दोनों की वजह से मूवमेंट होती है अलोंग द एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या होती है दोनों की वजह से? मूवमेंट होती है। क्या होती है भाई? मूवमेंट। और अब आप याद रखना, एक्सटर्नल की वजह से, एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो या डिस इकोनॉमीज हो, दोनों की वजह से एवरेज कॉस्ट के कर्व के अंदर शिफ्ट आता है। क्या आता है? शिफ्ट आता है, ठीक है। क्या आता है भाई? शिफ्ट आता है, ठीक है। अब इधर चेक करो, अगर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, अगर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, ये बता दो खाली। डाउनवर्ड होनी चाहिए या अपवर्ड होनी चाहिए, इतना बता दो खाली। डाउनवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए या अपवर्ड होनी चाहिए? डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और इंटरनल इकोनॉमी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई कि इंटरनल की वजह से मूवमेंट होती है। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो डाउनवर्ड मूवमेंट है, अगर डिस इकोनॉमी से तो अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, ये मैं ग्राफ बना के भी समझा देता हूँ। ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है। बताओ भाई, ये क्या है, और ये अपवर्ड मूवमेंट क्या है? ये क्या है भाई? ये है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये है इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या इंटरनल वाली बात सबको क्लियर हो गई है? जल्दी से जरा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब यस नो करें। क्या इंटरनल वाली बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, अब मुझे बताओ, एक्सटर्नल की वजह से शिफ्ट होता है, सही है। अब मैं शिफ्ट के लिए, शिफ्ट होता है एक्सटर्नल की वजह से, शिफ्ट होता है, ठीक है। अब इधर देखो, अम, अच्छा, एक ऊपर बना हुआ है, दूसरा मैं नीचे बना रहा हूँ, सही है। ये एटीसी के कर्व ने, अच्छा अब देखो इधर आप, ये जो है आपका एटीसी वन है, और ये एटीसी टू है। अच्छा, पहले ऊपर वाले ग्राफ पे आ जाओ। मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो या डिस इकोनॉमीज हो, दोनों की वजह से शिफ्ट होता है। अब पहले इतना बता दो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए? एवरेज कॉस्ट के कर्व में डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, अपवर्ड? कौन सा होना चाहिए? डाउनवर्ड। और डिस इकोनॉमीज का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना, तो अपवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। तो ये वाला जो आपके सवाल के अंदर ग्राफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सवाल के अंदर ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है? कौन से इकोनॉमीज है? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सही कह रहा हूं भाई? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट के कर्व ने मारा है किधर? शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ये बात मानते हो? और ये वाला जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है, चेक करो आप, ये वाला जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या है? ये है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है भाई। तो आपको मैंने एक बात आज समझा दी है, ये बात समझ आई है, तो अब एमसीक्यू शुरू करें। आपको बेशक पिक्चर लेनी हो तो ले लेना, बहुत काम की बात मैंने पढ़ाई। आज जिस बच्चे ने क्लास छोड़ी उसका बहुत नुकसान हो गया, एक एमसीक्यू तो उसका चला गया सीधा सीधा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपका आंसर क्या बनता है? आप सबको आंसर मिल गया है, सबको आंसर मिल गया है। डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग द फर्म, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यस। मैनेजेरियल इकोनॉमीज नहीं, टेक्निकल इकोनॉमीज नहीं। क्यों सीओडी मैंने क्यों नहीं करा? ये बच्चे मुझे ये सोच रहे होंगे कि सीओडी आपने क्यों नहीं करा। बेटा सीओडी इंटरनल है एक्सटर्नल है? परचेजिंग, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजेरियल, रिस्क बेयरिंग, ये सारे क्या होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल? इंटरनल होते हैं, ठीक है। और इंटरनल की वजह से शिफ्ट नहीं होता, इंटरनल की वजह से मूवमेंट होती है, इसलिए सीओडी मैंने गलत करा है। और अगर फर्म को डिफिकल्टी होगी कंट्रोल करने में तो उससे एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो डिसइकोनॉमीज हो जाएगा। सवाल में इकोनॉमीज पूछ रहा है, इसलिए 13 का आंसर बी है, ठीक है। ओके गाइस। ओके 14। 14, what is most likely to encourage capital intensive production methods in a low income economy? लो इनकम मतलब पाकिस्तान के अंदर मशीन्स को कब आप ज़्यादा यूज़ करोगे? जब एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्ट हो तब नहीं करेंगे, जब ग्रांट्स मिली हो, फॉरेन एड प्रोग्राम से बाहर से ग्रांट मिली हो तभी करेंगे।
अगर लो लेबर कॉस्ट है तो लेबर को ज्यादा यूज करेंगे, मशीन को कम यूज करेंगे। और शॉर्टेज ऑफ हाईली ट्रेंड सुपरवाइजर, अगर भाई मशीन को चलाने के लिए सुपरवाइजर की शॉर्टेज है तो मैं मशीन को यूज नहीं करूंगा। तो ए, सी और डी की वजह से मैं मशीन को यूज नहीं करूंगा। बी ही एक ऐसा रीजन है जब मैं मशीन को यूज करूंगा, क्योंकि जब मशीन पे ग्रांट्स मिलेगी ना कोई फॉरेन एड प्रोग्राम प्रोग्राम की वजह से, तो मेरे लिए मशीन अफोर्डेबल होगी, ठीक है। 15, अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज $20, कल भी कराया था। एवरेज का मतलब होता है एक यूनिट। एक यूनिट कितने कमा के दे रही है? 20 रुपए। और टोटल कितने बेच रहा है? 1000 यूनिट। व्हाट इज दी फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस? बेटा टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला याद है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला याद है? आज भी हमने दोपहर में ऐसा एक एमसीक्यू करा है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक यूनिट कितना कमा के दे रहा है? 20। और टोटल यूनिट कितने बिक रहे हैं? 1000। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया 2000, ठीक है आराम। टोटल रेवेन्यू 2000 हुआ, 20000 हुआ, 20000 हो गया, ठीक है। तो आंसर सी या डी है। ए और बी काट दो। अब आपको प्राइस निकालनी है, आपको प्राइस निकालनी है बेटा। प्राइस कैसे निकालोगे? वैसे तो प्राइस आपके सामने आ गई है 20, निकालने की जरूरत नहीं है। प्राइस आपके सामने 20 आ गई है, तो 15 का आंसर सी है, ठीक है। प्राइस आ गई, अगर किसी को प्राइस निकालनी भी हो तो वो क्या करे? प्राइस को एक्स कर दे। क्वांटिटी 1000 है, रेवेन्यू 20000 है। 20000 इंटू एक्स कर दो, 1000 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 20 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। 16, अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बिकम्स अ मोनोपोली। भाई ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री थी, वो मोनोपोली बन चुकी है। मोनोपोली का कंज्यूमर के लिए फायदा क्या होगा? भाई मोनोपोली इज अ सिंगल फर्म विद हाईएस्ट मार्केट शेयर, उसकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, हाईली इनइलास्टिक होती है, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करती है। तो भाई मोनोपोली का कंज्यूमर के लिए क्या फायदा होगा? मोस्ट लाइकली एडवांटेज पूछ रहा है। कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ जाएंगी, नहीं चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रिड्यूस प्राइस, यस मोनोपोली एक लार्ज फर्म है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा। अभी भी पढ़ाया था इकोनॉमीज, दिस इकोनॉमीज लार्ज फर्म को हासिल होता है। मोर गुड्स में भी प्रोड्यूस, नहीं। प्राइसेस में भी सेट बाय मार्केट फोर्सेस, वो प्राइस मेकर होती है, अपनी प्राइस को डिसाइड करती है, मार्केट फोर्सेस उसकी प्राइस डिसाइड नहीं करती। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया किसी भी चीज के साथ रियल लिखा हुआ तो उसका मतलब उसमें से क्या एडजस्ट हो गया है? व्हाट विल कॉज रियल जीडीपी टू राइज इन अ कंट्री? बेटा मुझे बताओ, किसी भी चीज के आगे अगर रियल लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है उसमें से क्या एडजस्ट हो गया है? इन्फ्लेशन। तो अगर मुझे रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनाना है तो कैसा आएगा रियल जीडीपी का फॉर्मूला? सुभान रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन रेट। सवाल कह रहा है जीडीपी, रियल जीडीपी कब बढ़ेगा? जब महंगाई का रेट कम हो और हम और नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा हो, तो आपका रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी राइजिंग एट अ फास्टर रेट इन अनएम्प्लॉयमेंट, नॉमिनल जीडीपी राइजिंग देन इन्फ्लेशन, यस। नॉमिनल जीडीपी राइजिंग देन पॉपुलेशन, नॉमिनल जीडीपी राइजिंग, आंसर बी बनता है। जीडीपी का पॉपुलेशन के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, रियल जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। व्हाट इज मनी सप्लाई? बेटा मनी सप्लाई सर्कुलेशन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या होती है? नोटों का छापना। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद इन द इकोनॉमी, सही है। 18 का बी होगा, सही है। ओके, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, नहीं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, नहीं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी विद इन द कमर्शियल बैंक, नहीं। बेटा जो सी वाला है ना वो ये बता रहा है नोट्स इशू करने को, नोट्स इशू करने को, नोटें छापने को, नोटा छापना, प्रिंट करना, ये वो कह रहा है सी वाला। आंसर इसका बी होगा कि कितना टोटल मनी इकोनॉमी में अवेलेबल है, तभी तो मनी सप्लाई होगा, सही है। नोटें छाप के रख देना वो मनी सप्लाई नहीं है। कितनी नोटें अवेलेबल है इकोनॉमी में सर्कुलेट होने के लिए, वो मनी सप्लाई, ठीक है फहद। विच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी एट द सेम टाइम? बेटा ऐसी कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों को एक साथ अचीव करेगी? बेटा फिस्कल पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, ठीक है, तो वो अचीव कर लेगी। बेटा इतनी बार बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब आपकी कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा और आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। तो ढूंढते हैं भाई। इट इज एन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, बेटा प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहते। इट इज एन इंक्रीज इन नेशंस आउटपुट, यस। इट इज एन इंक्रीज इन डिमांड, टोटल डिमांड, टोटल डिमांड मतलब एग्रीगेटेड डिमांड। इट इज एन इंक्रीज इन वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड रेंट ओवर टाइम, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिवॉर्ड की बात कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री का आउटपुट जीडीपी का बढ़ना, ए वाला ऑप्शन महंगाई की डेफिनेशन है, इन्फ्लेशन की, सी वाला ऑप्शन एडी की डेफिनेशन है, और डी वाला कह रहा है वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट बढ़ रहा है, मतलब एफओपी का जो रिवॉर्ड है वो बढ़ रहा है। तो 20 का बी है। व्हाट कॉजेज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन अ रिसेशन? मैंने पहले भी बताया सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है एडी के कम होने की वजह से, ठीक है ना।
ईडी के कम होने की वजह से। बेटा सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट परमानेंट है टेम्पररी है, पहले ये तो डिसाइड कर लो। अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ईडी के कम होने की वजह से है तो हमेशा तो रिसेशन नहीं रहेगा ना मुल्क में, रिसेशन बूम इकोनॉमिक साइकिल चेंज होती रहती है, आपको याद होगा। तो परमानेंट है टेम्पररी है, टेम्पररी है तो परमानेंट वाले ऑप्शंस को तो पहले आप काट दो। अ टेम्पररी डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि रिसेशन से बूम आएंगे तो डिमांड फॉर लेबर फिर बढ़ जाएगी, तो सी बनता है, ठीक है। 22, द टेबल शोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यू। जैसे ही मैंने ये दो चीजें देखी तो मैं एक चीज निकालूंगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है भाई? बजट। बजट दो चीजों का डिफरेंस होता है, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो बजट नील है। इधर 600 का खर्चा है, 400 की कमाई है, तो 200 नेगेटिव में, 200 का बजट डेफिसिट है। इधर 700 का खर्चा है, 300 की कमाई है, तो 400 बजट डेफिसिट है। तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 बजट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। व्हाट माइट एक्सप्लेन चेंज इन गवर्नमेंट्स बजट, गवर्नमेंट के बजट में क्या चेंज आया, बजट डेफिसिट बढ़ रहा है। अ फॉल इन डिपेंडेंसी रेशियो, अगर डिपेंडेंसी रेशियो गिर रहा है तो बजट सरप्लस में जाना चाहिए, बजट डेफिसिट में जा रहा है, तो 22 का ए नहीं हो सकता। अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का लेना देना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्राइस से है। एन इंक्रीज इन सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो आपका बजट डेफिसिट में चला जाएगा। बजट कैसे आया भाई? टैक्स रेवेन्यू में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस करा है, ठीक है जावियर। तो 22 का सी होता है, ठीक है। बेटा जावियर बजट दो चीजों का डिफरेंस है, टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो आप करते रहो तो आपके पास आ जाएगा। 500 माइनस 500, 400 माइनस 600, 300 माइनस 700, ठीक है मेरी जान। द टेबल शोज चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ABCD, कंट्री ABCD, विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ प्रिवेंटिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को रोकना है। तो मुझे एक बात बताओ, डिफ्लेशन क्यों आती है दोस्त? डिफ्लेशन आती है एडी के कम होने से। तो हमारे को अगर हमें अगर डिफ्लेशन को ख़त्म करना है तो हमारा टारगेट होगा एडी को बढ़ाना। तो अगर मुझे एडी को बढ़ाना है तो पहले मैं मनी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, सही है। और उससे फिर सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज़्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी। फिर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दूंगा, और मैं टैक्स को कम कर दूंगा। तो अब आप आंसर ढूंढते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाओ टैक्स को कम करो, ठीक है। आंसर बनता है सी, ठीक है। आंसर बनता है सी फॉर कैट, ओके है गाइस, 23 का सी, ओके। चले 24 25 करके दें। वर्कर्स इन स्विट्जरलैंड अर्न मोर देन एवरेज वर्कर इन मैक्सिको, भाई स्विट्जरलैंड में बंदा ज्यादा कमा रहा है और मैक्सिको में कम कमा रहा है, व्हाट इज अ लाइकली कॉज? अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वर्कर इन स्विट्जरलैंड वर्क पार्ट टाइम देन इन मैक्सिको, हो सकता है। द एवरेज वर्कर इन स्विट्जरलैंड इज मोर प्रोडक्टिव देन एवरेज वेज वर्कर इन मैक्सिको, यस दिस इज योर आंसर। स्विट्जरलैंड में अगर वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिव है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई, सही है, ठीक है। द एवरेज वर्कर इन स्विट्जरलैंड पेज मोर इनकम टैक्स देन एवरेज वर्कर इन मैक्सिको, भाई अगर स्विट्जरलैंड का बंदा ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा है तो जो उसकी लेफ्ट ओवर इनकम है वो कम होगी मैक्सिको के मुकाबले में, तो सी तो गलत है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर इन स्विट्जरलैंड देन इन मैक्सिको, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है मतलब लेबर का सरप्लस अवेलेबल है, तो लेबर की वेज रेट कम होगी। और सवाल कह रहा है स्विट्जरलैंड में वेज रेट ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, 24 का बी बनता है। 25, द टेबल कंटेन्स डिटेल्स ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड नेट माइग्रेशन फॉर सेवरल सिटीज, ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है, नेट माइग्रेशन है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? बेटा बर्थ रेट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? नाइजीरिया के अंदर। डेथ रेट भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? नाइजीरिया में। और नेट माइग्रेशन माइनस में, मतलब लोग इसका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं? लोग इसका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं? लोग इसका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, काले का मुल्क है, भाग रहे हैं लोग, इस इधर से भाग रहे हैं साले। अच्छा जी, क्या लगता है 25 का क्या होगा? ओनली वन कंट्री नाइजीरिया है, नाइजीरिया हैज अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, नहीं भाई। नाइजीरिया में तो बर्थ रेट बढ़ रहा है, कैसे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है? हाँ उसके मुल्क से लोग लोग भाग रहे हैं लेकिन उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हो रही, उसका बर्थ रेट बढ़ रहा है। द कंट्री विद द लोवेस्ट बर्थ रेट हैड द लोवेस्ट डेथ रेट, बेटा जिस कंट्री का लोवेस्ट बर्थ रेट है वो है यूएस, उसका डेथ रेट भी लोवेस्ट है, नहीं गलत है। डेथ रेट सबसे लोवेस्ट किसका है? ब्राजील का, गलत है, बी भी गलत है। द कंट्री विद लोवेस्ट डेथ रेट हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट,
लोवेस्ट डेथ रेट का हाईएस्ट बर्थ रेट है, नहीं गलत है, हाईएस्ट बर्थ रेट नाइजीरिया में, तो सी भी गलत हो गया। सही है, द कंट्री विद द लोवेस्ट नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज द यूएस। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो यूएस में बढ़ी है, सही तो कह रहा है। मुल्क में लोग उसके कितने आ रहे हैं, 45 लाख लोग उसके मुल्क में आ रहे हैं, आंसर डी बनता है, ठीक है। ओके। 26। कल भी सिखाया था, कल भी सिखाया था। आओ चेक करा देता हूँ फिर से। विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई इनकम कंट्री। बेटा हाई इनकम कंट्री मतलब जापान, यूएस, चाइना। तो जीडीपी ज्यादा होना चाहिए, सी डी नहीं हो सकता। एचडीआई भी ज्यादा होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन टर्शरी सेक्टर ये भी ज्यादा होनी चाहिए, आंसर ये है। ठीक है ना भाई। ओके है। ओके 27। व्हाट माइट एनकरेज स्पेशलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज। ये रिपीटेड एमसीक्यू। स्पेशलाइजेशन किससे अकर होती है, फ्री ट्रेड से। ऐसा एमसीक्यू दोपहर में करा है, याद है भाई। हाँ भाई याद है, दोपहर में करा था सेम एमसीक्यू, रिपीट हो गया। 29। A government wishes to stop dumping of a specific imported good at a very low price. Which method of protectionism would be most effective? बेटा डंपिंग का मतलब होता है कॉस्ट से नीचे जाके बेचना। डंपिंग का मतलब है कॉस्ट से नीचे जाके बेचना। तो अगर हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी इंडस्ट्री को, तो हम एम्बार्गो लगाएंगे। एम्बार्गो का मतलब है बैन ऑन इम्पोर्टेड गुड, हम बैन नहीं लगा सकते। इसको डंपिंग को रोकना है, सस्ते में वो माल बेच रहा है उसको रोकना है, माल के मंगाने को नहीं रोकना है। देखो बात समझो, अगर इंपोर्ट को रोकना होता तो बैन लगाते हैं। ये बोल रहा है कि ये माल सस्ते में बेच रहा है, डंपिंग का मतलब है कॉस्ट से नीचे जाके बेचना। तो ये वाली पॉलिसी तो इफेक्टिव नहीं है। अगर करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो हमारा माल सस्ता हो जाएगा। आ, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, चेक करते हैं। ओके। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट का तो कोई ताल्लुक नहीं है, सी गलत हो गया। और प्रोवाइड सब्सिडी टू होम प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस गुड, बेटा नहीं हो सकता इससे भी। तो अगर डंपिंग को रोकना है एम्बार्गो को लगा दो, बैन लगा दो। बैन लगा दो, सिंपल है, डंपिंग को रोकना है बैन लगा दो, खत्म कर दो कहानी, बैन लगा दो। बैन लगा दो, और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना कोई और ऑप्शन होता। बैन लगाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, तो बस बैन ही एक तरीका बनता है कि आप बैन लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अगर और कोई ऑप्शन होता तो फिर मैं कुछ और ऑप्शन पे जाता, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तो फिर यही बनता है। डंपिंग का मतलब होता है कॉस्ट से नीचे जाके बेचना, तो बाहर वाली जो कंट्री है वो कॉस्ट से नीचे जाके बेच रही है। सही है। तो डीवैल्यूएशन, एक बच्चा बोल रहा है सर डीवैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्टेड प्राइस कम होती है और इंपोर्टेड प्राइस ज्यादा होती है। तो अगर वो डंपिंग में सस्ते में माल बेच रहे हैं तो डीवैल्यूएशन तो इनफेक्टिव हो गई। और अगर डीवैल्यूएशन होती भी है तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता है। अगर तुम्हें याद हो ना दक्ष, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन इज इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। और हमें एक ऐसी पॉलिसी लगानी है जो फौरन से इफेक्टिव हो, फौरन से चले। लॉन्ग रन का मतलब क्या, आज से 3-4 साल बाद उसका इफेक्ट आएगा। सही है। ओके दोस्त। और डंपिंग स्पेसिफिक गुड पे इसलिए भी एम्बार्गो है, इसलिए भी एम्बार्गो है। सही है, बेहतरीन जैनब बेहतरीन। स्पेसिफिक इंपोर्टेड गुड है इसलिए भी एम्बार्गो है, ठीक है। ओके। चलो लास्ट, सेकंड लास्ट। द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी सेट बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेटा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रहा है डिमांड सप्लाई से। बेटा जहां पर डिमांड फॉर करेंसी, सप्लाई फॉर करेंसी, एक्सचेंज रेट को मिलकर डिसाइड करता है उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, आंसर सी है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू, सही है। 30। The diagram shows value of a country's export and imports of goods over 5 years, between which 2 years the country have an increase in value of import and an improvement in balance of trade। ये बोल रहा है ऐसे कौन से 2 साल है जब इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ी हो, इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ी हो, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव हुआ हो। इंपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ी हो और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव हुआ हो। इंपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ी हो और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव हुआ हो। ये वाला जो है ना ग्रे वाला, ये इंपोर्ट है, ग्रे वाला इंपोर्ट है। तो पहले साल इंपोर्ट की वैल्यू 15 थी, दूसरे साल इंपोर्ट की वैल्यू है 13, और तीसरे साल है 22, चौथे साल भी कुछ 25 है, पांचवे पांचवे साल गिरी है। तो पांचवे वाले को काट दो, जिस जिसमें 5 वाला ऑप्शन कट गया, 5 वाला कट गया, अब आंसर बचता है 1 ABC। तो आप देखो
इसमें इंपोर्ट की वैल्यू तीनों में क्या क्या है चेक करो इधर। बेटा एक बात मानते हो, तीनों में चारों साल में 1 2 3 4 में बीओटी सरप्लस में, ये बात मानते हो? पहले यस नो करो। ये बात मानते हो? यस। और सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कब है, 1 2 में या 3 4 में? 1 2 में या 3 4 में? तकरीबन 3 के अंदर 24 है और फोर्थ वाले ईयर के अंदर 26 लग रही है मुझे। ऐसा ही है भाई, चेक कर लो। तो आंसर क्या होना चाहिए 30 का? सी फॉर कैट। ओके गाइस। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।